नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार आज आपके सामने अनुस्वार मंच से फिर एक बार आपको सामने पेश करेंगे एक नई हस्ती कविता मुखर, जो अपनी साहित्य सृजन की गति को काफ़ी तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं और कई विधाओं में लिख रही हैं। अब ये सब हम उन्हीं से सुनेंगे। स्वागत है कविता जी। जी, बहुत बहुत नमस्कार और अनुस्वार मंच पे आमंत्रित करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। देखिए, अनुस्वार मंच पे हम कोई साक्षात्कार या इंटरव्यू जैसा नहीं करते। हम तो विचार विमर्श करते हैं और पड़ताल करते हैं आपकी साहित्यिक यात्रा के विभिन्न सोपानों का, विभिन्न पड़ावों का। मैं कारागार में खड़े होने के लिए वो क्या बोलते हैं, उसमें खड़े होने के लिए तैयार हूँ। कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। स्वागत है। तो सबसे पहले हम यही से शुरू करते हैं कि आपने अपना साहित्य सृजन कब और कैसे प्रारंभ हुआ, किस प्रेरणा से आपने साहित्य लिखना शुरू किया? सर, जब मैंने कल सोचा कि मेरी प्रेरणा और मेरा सब कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे घर में ऐसा कोई साहित्यिक माहौल नहीं था और न ही मैं पढ़ने में कभी रुचि ले सकी। और हिंदी साहित्य से मेरा वास्ता नहीं पड़ा। मेरे पास ग्रेजुएशन में स्नातक के स्तर पर इंग्लिश लिटरेचर थी और फिर भी इस दौरान स्नातक से पहले भी 3-4 सालों तक मैं कुछ किताबें जाने क्यों पढ़ती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ रही हूँ। हालांकि सब जने मुझे कहते थे कि ये सब में क्या पढ़ती रहती है, इससे अच्छा तो कोर्स की किताब पढ़ लेती। और वो किताबें भी मैं शायद साल में कोई 1-2 ही पढ़ती थी, तो फिर भी मतलब जहां पे सागर होता है मेरे पास बूंद था, इतनी सी बात थी मेरे पास। पर शायद डायरी लिखने की जो मेरे कारण थे ना, मैं उस समय कम बोलती थी, बिंदभाषी थी और क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी, अपने विचार रख नहीं पाती थी, सबकी बात को यूं ही मान लिया करती थी, तो शायद मन के अंदर एक संसार बन रहा था और वो डायरी में आता गया। डायरी में आते आते मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने क्या जो डायरी में नोट करती थी वो कैसे रचनाओं में, कविताओं में, आलेख में और कहानियों में ढलने लगे थे। पहली बार जब फेसबुक पे मैंने अपने आप को एकदम सहमे सहमे कदमों से रखना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि यस, मैं लिख रही हूँ और मुझे आमंत्रित किया जा रहा है। बहुत डरते डरते मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था सबके सामने। लेकिन तब तक मेरे पास कहानियां तैयार थी और 2017 में मेरी कहानी संग्रह आई, जो कि राजस्थान लेखिका साहित्य संस्था की उस समय जो अध्यक्षा थी, उनकी प्रेरणा से आई और तब मुझे विश्वास हुआ कि मैं लिख रही हूँ। मैं बहुत कुछ आपकी कहानी आर्किमिडीज से मिलती जुलती है। अच्छा। यूरेका करके जब वो भाग लिया था। मैंने 2004 में एक एकांकी जैसी लिखी थी और ये सब चीजें मैंने टटोला। जब मैं फेसबुक में अपने आप को स्थान पाने लगी, जगह पाने लगी, तो फिर मैंने टटोला कि आखिर मेरे पास क्या क्या है, तो मैंने देखा मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ था ऑलरेडी। लीजिए। तो प्रेरणा स्रोत अगर आप पूछेंगे तो मेरे जीवन के अनुभव रहे। चराग तले अंधेरा होता है। हाँ, तो जीवन के जो अनुभव थे वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, जो कि डायरी में दर्ज होते रहे। और मैं एक शिक्षक भी रही हूँ और राजस्थान की बेस्ट टीचर चुनी गई हीरो किड्स द्वारा। और वहां मैंने देखा कि मैं बच्चों को कोई सी भी बात जब समझाती थी ना, तो सीधे नहीं समझाया जा सकता है। उसको कहानी के माध्यम से समझाओ ना, तो सब बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो वो हमेशा से आदत रही कि कोई सी बात सीधे सीधे कहो ना तो लेक्चर लगता है, किसी को समझ में नहीं आता है, और उसको पात्र खड़े कर दो, एक मनोरंजक और जानकारी परक और रोचक तरीके से प्रस्तुत करो, तो वो कहानी बन जाती है और सामने वाले को समझ में आती है। देखिए, हमारे यहाँ जिन चीजों को ढकोसला कहा जाता है आज की द्वारा, वो सारी की सारी चीजें वैज्ञानिक हैं। हाँ। वैज्ञानिक तौर पर सारी की सारी पुष्ट है पर सत्यापित है, लेकिन उनको कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं त्योहार के नाम पर, कहीं व्यवहार के नाम पर ऐसे जमा दिया गया है जीवन में कि आप उससे हटे तो नुकसान हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अभी बहुत ही नज़दीक में ही इंग्लैंड की एक लैब ने टेस्ट किया
स्टडी की तो ये पाया गया कि मनुष्य के शरीर के लिए पानी की जल बैलेंसिंग जिसे कहते हैं, जल संतुलन के लिए 15 दिन में एक बार पानी का त्याग करना चाहिए, कम से कम 16 घंटों के लिए। अच्छा। और अगर वो 15 दिन में एक बार करता है तो उसे शरीर में बड़ा ही संतुलन आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि भारत में लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, तो हर 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि उस शरीर के जल संतुलन को ठीक करती है। सर यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। हमारे यहाँ जो ये सारी परंपराएं दी गई ना, उसके पीछे का जो वजह थी, कारण था, जो वैज्ञानिक पहलू था, वो नहीं समझाया गया। उसको इस प्रकार से कह दिया गया कि सामने वाला अगर थोड़ी सी बुद्धि रखता है तो वो सोच में पड़ जाएगा आखिर क्यों, और आखिर क्यों का कभी जवाब नहीं मिला। शायद यही कारण है। हाँ, ऐसा है कि जब तर्क बढ़ जाता है तो फिर चीज जो है ना वो आप अंगीकार नहीं करते। अब जैसे एक सर्वे में पूछा गया कि आपके पास एक फ्रिज है और एक हाथी है, आपको हाथी को फ्रिज में रखना, कैसे रखोगे? हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? दरवाजा खोल के? ये सही, ये सिंपल जवाब है, अतार्किक जवाब है, बिना अदरवाइज तर्क क्या होगा, कितना बड़ा फ्रिज होगा, क्या साइज होगा, कितना वजन होगा, कितना बड़ा हाथी है, तो ये तर्क है। पहले वाला बिना तर्क के आपने स्वीकार कर लिया, सिंपल सहज भाव से, क्योंकि दरवाजा खोलेंगे और अंदर बैठेंगे। हाँ, मैंने तो यूं ही कहा था। लेकिन इस क्विज में करीबन 7-8 प्रश्न हैं, तो यही शो करते हैं कि आप कितनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जहां तर्क बुद्धि का इस्तेमाल होता है वहां पर गड़बड़ होता है, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो सबसे खराब चीज है। ये आदमी को लिम्बो में रखता है, डिसाइड नहीं करने देता। खैर, हम जा रहे हैं, वापस आ जाते हैं। तो पहली जो आपकी रचना है जो प्रकाशित हुई वो क्या थी, कविता थी या कहानी थी, और कब? पहला प्रकाशन, पहली मेरी जो, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि पहली प्रकाशन, मुझे ऐसा ध्यान है कि मेरी पहली जो है वो पुस्तक के रूप में ही आई, तिनके उम्मीदों के। तिनके उम्मीदों के, तो ये कविताएं हैं? नहीं, ये कहानी संग्रह है। अच्छा। मुझे गद्य में और कथेतर में अधिक रुचि है। मैं कहानियां, उपन्यास या संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, ये सब चीजों में मुझे ज्यादा रुचि है। वेरी गुड। कविताएं लिखती पर कम। इसमें सबसे ज्यादा सर्वप्रिय कौन सी चीज है, विधा है आपकी? सर्वप्रिय विधा तो कहानी ही है। कहानी ही। बहुत सही। कविताएं भी आप लिखती ही हैं? जी, मैंने कल ही मैं नोट कर रही थी तो मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। और इस बार इस साल बिल्कुल इस साल मुझे फुर्सत मिली। मतलब मैं इन सब चीजों में अगर निकाली तो मैंने एक किताब, मुझे एक कविता की किताब प्रकाशित करानी है। इतनी कविताएं हो गई है, कल मैंने देखा। दे दीजिए। अभी हाल ही की लिखी कविता है, तुम इंसान हो। वाह वाह। जब तक दूसरे लेते रहेंगे तुम्हारे लिए निर्णय, तुम वंचित ही रहोगी। जब तक दूसरे लेते रहेंगे तुम्हारे लिए निर्णय, तुम वंचित ही रहोगी। जब तक दूसरे करेंगे निश्चय तुम्हारा खान पान, पहनना ओढ़ना, तुम आश्रित ही रहोगी। जब तक तुम्हें मांगने पड़ेंगे अपने हिस्से के अधिकार, तुम्हारे हाथ यों ही फैले रहेंगे। जब तक नहीं होगा तुम्हें प्रेम अपनी देह से, अस्तित्व से, स्वयं से, तब तक तुम स्त्री ही रहोगी। स्त्री, तुम इंसान हो जो चाहती हो अपने प्रति इंसानों सा व्यवहार, जो चाहती हो अपने प्रति इंसानों सा व्यवहार। तो सीखो निर्णय लेना, जानो अपनी पसंद, अपना सुख, पहचानो स्वयं को। स्त्री, तुम इंसान हो। बहुत अच्छा कथन है, बहुत अच्छा कथन है कि स्वयं को तो पहचानो जी। और अगर स्वयं को नहीं पहचाना तो फिर तो आप किसी न किसी के
व्यक्तित्व पर भी आश्रित हो और हम्म, हर कार्य के लिए आश्रित हो। जी। और हमारे गुरुजी कहते थे अगर मांगना भी हो तो कभी ऐसे मत मांगना, किसी हम्म, को कुछ लेना हो तो हम्म, अपने हाथ मत मांगना, अच्छा, ऐसे ले लेना। अच्छा। हाँ, ये तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे ले सकते हैं। मैंने ऐसे, हाँ, अब ध्यान रखूंगी। क्योंकि इससे ये भावना उत्पन्न होती है कि हमने मांगा और मिला, हम्म। और इससे जो हम आपके मन में भावना पैदा होती है वो होती है मैंने वो चीज ले ली। हम्म, तो ले ली ज्यादा बेहतर है ना। हम्म, जी। कोई चीज पा जाए तो अच्छा होता है, पाने के हम्म, लिए बहुत संघर्ष करना पड़े हम्म, तो गड़बड़ होता है। क्योंकि पाने के हम्म, लिए जब आप संघर्ष करते हैं तो आप वो आपकी अपेक्षा बन जाता है। हाँ, किसी भी प्रकार की उपेक्षा अपेक्षा को हमेशा धूल दूसरित करती, पूरी हो जाए तो भी लगता है ओह गॉड आई हाँ, नेवर। वो दुख नहीं, वो आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। ये बात तो सही है। जो ऐसे मिलता है ना जो चीज, उसमें वो आनंद ही नहीं है। चलिए आपको एक हमने नया विषय बता दिया, इस हाँ, नए सूत्र विषय को दिया। अगली कहानी में सूत्र बिल्कुल। से बांधिए। चलिए, जी। कविता से कहानी की तरफ का जो आपका एक यात्रा रही या जो चयन रहा, वो क्यों, ऐसा क्या कारण थे कि आप कहानी पे ज्यादा तवज्जो दिए? दरअसल मैं कविता से कहानी की तरफ नहीं बढ़ी। मैं डायरी लिखती थी और गद्य ही लिखा मैंने। डायरी का फॉर्म गद्य होता है, संस्मरणीय होता है, तो वही लिखती रही। और मेरे पास जो नोटिस, जो पहले जो है कहानी, वो है शादी के लड्डू, जो 2004 में लिखी थी। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैंने जो कुछ पंक्तियां किताब में कहीं लिख दिया करती थी, वो किसी लयात्मक और वैसा होगा, कविता का स्वरूप होगा, तो वो कभी नोट नहीं हुआ कि डायरी में इधर उधर हो गया, या किताबें जब चली गई, जब स्कूल की जो पुस्तकें होती थी उसमें लिखते तो वो कहीं चली गई। तो जो फर्स्ट नोटेबल, जो पहला जो मेरे पास है, वो मेरे पास गद्य ही है। तो कविता से कहानी की तरफ नहीं गई मैं। कविता और कहानी या गद्य साथ साथ में ही कहीं कुलबुलाते रहे हैं मन में। जब मन लयात्मक होता है या मन में कुछ चीज धारा प्रवाह चल रही होती है और उसमें दिमाग मस्तिष्क का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो वो कविता के रूप में जो जो बह निकलता है वो कविता के रूप में आता है। कभी कभी मैं कविताओं में लिखती हूँ तो यही कारण होता है, जैसे ये आपने सुनी है कि स्त्री तुम इंसान हो। जब मैं विचलित हो जाती हूँ और उसको कुछ कहना चाहती हूँ तो वो कविता रूप में आता है। और कभी कोई पॉइंट, कोई बिंदु, कोई सीन, कोई बात दिमाग में चली जाती है और उसको मैं चिंतन करती रहती हूँ, गुनती रहती हूँ। तो उसके लिए, सभी स्थिति के लिए अपना दिमाग प्रतिक्रिया देता है कि नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। तो जब ऐसे होना चाहिए था और ऐसे करना चाहिए था, वो बताने के लिए मैं पात्र खड़ा करती हूँ और कहानी लिखती हूँ। तो वो कहानी इस प्रकार से आती बहुत सुंदर शब्दों में आपने एक्सप्लेन किया है। है। जी, धन्यवाद। तो आपकी अब तक प्रकाशन की स्थिति क्या है, कितनी पुस्तकें और साहित्य आपका प्रकाशित हो चुका है? अगर आपके पास उपलब्ध हो किताबें तो जरा हाँ, नहीं, मैं बता दूं कि मेरे पास अपनी जो कहानी संग्रह है वो एक ही है, ये तिनके उम्मीदों के, जो 2017 में आई थी। और मैं अपने आप को पूर्णकालिक लेखक नहीं मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों में उलझी हुई हूँ। हमारा बिजनेस और ये सब चीजें हैं। क्या लेकिन मैं बिजनेस कर जब, रहे हैं? जी, साइन बोर्ड्स का है। अच्छा। शॉप के ऊपर जो साइन बोर्ड्स लगते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों, तो उसका काम है। तो मैं बैक ऑफिस संभाल रही हूँ। पहले मैं अध्यापन क्षेत्र में थी। मैं 18-19 साल मैंने शिक्षण किया है। और मेरी कहानियां जो है पत्र पत्रिकाओं में भेजती रहती हूँ, यदा कदा छपती रहती हैं और उनको पुरस्कार भी मिला है। जैसे कि तिनके उम्मीदों को मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी से अनुदान राशि प्राप्त थी, और उसी दौरान मैंने शब्द निष्ठा अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में लघु कथाएं भेजी थी। तो उसे प्रथम 4-5 में स्थान मिला। और वो मेरा पहला वो था। पहला मेरे को ये भान हुआ था कि अरे, मैं भेज भी सकती हूँ। भेजने में तो बहुत कतरा रही थी, संकुचा रही थी, लेकिन भेज भी सकती हूँ और सिलेक्ट भी हो सकती है। और एक साथ 3-3 लघुकथा सिलेक्ट हुई थी, चुनी गई थी उसमें। तब वाह। से आत्मसम्मान बढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ा थोड़ा। उसके बाद मेरे, आप देखेंगे तो मैं
ये मैं कुछ किताबें दिखा रही हूँ। इन सभी किताबों में मतलब राष्ट्रीय फलक की किताबें हैं। इन सभी किताबों में मेरा छपता रहा है किताबें। मैं करके उठा के बताती हूँ आपको। जैसे ये नई सदी की धमक है, मधुदीप जी ने निकाली थी। इसमें मेरी एक लघु कथा है, कश्मकश। और हर एक कक्ष में दिन भर, इसमें मेरी एक कहानी है। और ये प्रबोध गोविल जी ने निकाला है। साक्षात्कार, हाँ, इसमें मेरे हितू भारद्वाज जी का मैंने साक्षात्कार लिया था, वो इसमें शामिल है। किस्सा पत्रिका में एक कहानी छपी थी, और अन्य पत्रिकाओं में जैसे साहित्य कुंज और सृजन कुंज में छपी, या अन्य रायसन पत्रिका, दैनिक भास्कर और जनसत्ता, इन सब में छपी है। तो पुस्तक की बात करूं तो मेरे हिस्से का सुख जो है, इसमें भी चुनी गई मेरी कहानी। ये प्रतियोगिता से चुनी गई थी। और एक और प्रतियोगिता करा रहे हैं बूंदी से सूरज सिंह नेगी जी, जो कलेक्टर हैं वहां के। वो कराते रहते हैं पाती, पाती अपनों के नाम, है ना। उसमें मैंने 2-3 पातियां अलग अलग टॉपिक पे हुआ था, तो सब में मेरी सेलेक्ट हुई, चुनी गई। तो माँ की पाती बेटी के नाम में ये पुस्तक में मेरी पाती चुनी गई, प्रकाशित हुई, ये पुस्तक है। वैसे ही संवेदनाओं के फलक पर कमलेश सांखला जी ने निकाली थी एक किताब, उसमें भी मेरी एक कहानी आई है। जो साझा संग्रह, जो संग्रह, वो साझा संग्रह जो कि प्रतियोगी उसमें तरीके से गई है। इसके अलावा जो साझा संग्रह होती है उसको मैं नहीं मान रही हूँ, क्योंकि अपन साहित्य में उस चीज को नहीं मानते कि भाई सब जने इकट्ठे हुए और उन्होंने साझा संकलन निकाल दिया। लेकिन जब भी प्रतियोगिता के माध्यम से चुनी गई, मैंने वहां पे भेजी है, और इस प्रकार से समय समय पर छपती रहती है। तो मतलब मैं यहाँ ऐसे पहुंची हूँ। तो आप जो पत्रिकाओं में कविताएं या सारी कहानियां वगैरह छपती रही आपकी, तो उनका संकलन नहीं तैयार करते हैं? हाँ, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमजोर हो गई। मैनेजमेंट जो है वो बुरा है। उसको आपका साहित्य जो है ना, पत्रिका दर पत्रिका बिखरा हुआ है, उन सबको फोटो कॉपी करके और एक किताब का शेप दीजिए और उसको एक जगह सूचीबद्ध कीजिए। बिल्कुल जी। इस साल कुछ मेरे पास योजनाएं हैं जो मैं इन किताबों के माध्यम से करूंगी। और मेरे पास एक कहानी संग्रह भी लगभग तैयार है, तो वो इस साल वो कहानी आ जाएगी, जो कि पिछले कुछ सालों में छपती रही है इधर उधर। ठीक है, भेजिए भेजिए। जी जी। अब ये बताइए कि कहानियों में विषय वस्तु का चयन कैसे करती हैं कि किस चीज पर कहानी लिखी जाए? जब मेरी पहली किताब आई तिनके उम्मीदों के, और उसको मैंने आलोचक दृष्टि से जब देखना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि मेरा जो अनुभव जगत है, वो मेरी कहानियां मेरे अनुभव जगत से जुड़ी हुई है। सबकी की कहानियां अपने अपने अनुभव जगत से जुड़ी रहती है। तो मेरा जो अनुभव जगत था वो सीमित था, या तो प्रकृति तक था, या फिर हम जो ससुराल और घर में जो हमारा जो अनुभव रहता है उसके पे। तो वो स्त्री विमर्श की अधिक रही कहानियां, और उससे भी ज्यादा रुझान मेरा प्रकृति की तरफ रहा है। जैसे कि मेरी जो कहानी है उड़ गई गौरैया, या 4 दिनों का साथ, ऐसे करके जो कश्मकश, ये जो है ये प्रकृति के ऊपर है। कल भी जो मैंने कहानी सुनाई मुट्ठी भर बसंत, मैंने अपनी कॉलोनी में जो कुछ पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों के अंदर काया प्रवेश करके उनके माध्यम से कहानी सुनाई मैंने, मुट्ठी भर बसंत। क्या बात कि गुलमोहर किस प्रकार से अपनी मैडम के प्रेम में पड़ जाता है, उसका पहला बसंत कैसा आता है, उसके ऊपर उसमें मीठा नीम और तुलसी दल और ऑफिस टाइम सब जने कैसे बातें करते हैं आपस में, अशोक का पेड़ और ये सब आपस में कैसे बातें करते हैं। और इस कहानी के माध्यम से, ऐसे कहानियों के माध्यम से, जो पानी की किल्लत है शहरों में जो वनस्पति और हरियाली की कमी है, जिस प्रकार से टाइलिंग कर दी जाती है, लोगों का व्यवहार की, पेड़ के पत्ते जो गिरे हुए हैं वो कचरा है, मिट्टी जो है वो कचरा है, जबकि वो खुद कचरा फैलाते हैं, पॉलिथीन और गुटखे का ये कचरा और पता नहीं दुनिया भर का कचरा इंसान खुद फैलाता है, और कचरा किसी और चीज को कह रहा है जो कि प्राकृतिक है। तो इन सबको मिला जुला के मैंने कहानियां लिखती हूँ, तो मोस्टली वैसी थी। मगर जब आपकी कहानियों में सबसे प्रिय कहानी आपकी कौन सी है? हाँ, ये इस पुस्तक के बाद की जो मेरी कहानियां हैं ना, वो मुझे ज्यादा पसंद आई हैं। मेरी एक कहानी है और प्यार हो गया, ये प्रेम कहानी है। और यह प्रेम कहानी जो है अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे सुनाने का मौका मिला। और यहाँ पे कानोड़िया कॉलेज में स्पंदन संस्थान भी जब तक कार्यक्रम कराते रहता है, तो सुधा अरोड़ा जी और अस्थाना जी, है ना, वे आए थे, और उनके साथ मुझे एक कहानी पढ़ने का अवसर मिला। वो कहानी थी और प्यार हो गया।
इसमें जो विषय है ना कि एक युवती आखिरकार कैसे डिसाइड करेगी कि यही वाला जो प्यार है ना, ये असल में प्यार है। अब तक जो मैं जिस चीज से गुजरी थी वो कहाँ क्या छूट गया, या अभी तक मुझे जो प्रपोजल्स मिले उनको क्यों मैंने नकार दिया, क्यों वो प्यार नहीं था, क्या आज भी मैं इसको नकार दूंगी तो मैं भविष्य में बिना प्रेम के रह जाऊंगी। इन सब बातों को, इन सब मुद्दों को मैंने संबोधित किया है उसमें। बहुत सुंदर। और प्यार हो गया। और प्यार हो गया। ये तो कहते हैं ना कि प्यार तो ऐसे ही हो जाता है, हम्म। उसका पता नहीं चलता ना, उसके लिए कोई अंकगणित और ज्यामिति सीखने की जरूरत है। मैं प्यार आपको है उसमें अंकगणित की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिस समय प्यार हो जाता है ना उसके बाद सारे अंकगणित घटते हैं अपने अंदर। उसके बाद गणना शुरू तब होती है ना। हाँ। तो वो गणना अंकगणित वाली नहीं होती, वो गणना तो ज्योतिषी गणना होती है। होती है, लेकिन सामाजिक संस्कार और नियम कायदे जो जिस प्रकार से कदम को थामते हैं और मन को महसूसते हैं और दिल को दबाते हैं, भावनाएं तड़पती हैं, वो सब भी तो एक हिस्सा है प्रेम का ही। हिस्सा है, लेकिन सही चीज तो ये है कि सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इंकलाब जिंदाबाद। गाना याद आया आपको? हाँ। हाँ। अब स्त्री करती है। अब सारी कहानियों में स्त्री जो है बगावत कर रही है। बगावत तो क्या, एक बात मैं और बताऊं, मेरी जितनी भी कहानियां हैं, मतलब करीब 23 कहानियां इसमें है और उसके बाद की 23 कहानियां और है। हर कहानी का जो एंड है, अंत जो है ना, वो बड़ा ठहाकों के साथ ही खत्म होता है। बढ़िया है, परिवार को जोड़ता सा है। बढ़िया है। स्त्री अपने निर्णय ले रही है और फिर भी वो परिवार को जोड़ रही है। ऐसी नहीं कहानी। नहीं नहीं, स्त्रियां तो सब भूल गई थी, पैराडाइज लॉस्ट हो गया था। अगर आप बहुत पुरानी शिव पुराण की कथा देखें तो हाँ। उसमें हरतालिका व्रत की कथा है। हाँ। हाँ। हरतालिका व्रत की कथा पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि जब पार्वती के पिता हिमालय जो है वो ये नारद के साथ बातचीत करते हैं, प्रपोजल लेके आते हैं कि आप अपनी कन्या विष्णु जी को ब्याह दो, उनको वादा कर देते हैं जी। लेकिन पार्वती जी शंकर जी को चाहती हैं, हम्म। वो घर छोड़ के चली जाती हैं, जंगल में जा करके वो शिव की आराधना करने लगती है अपनी सहेली के साथ। तो जब उनको ढूंढते हुए पहुंचते हैं तब ये खुलासा होता है कि हाँ, मैं तो शंकर जी से शादी करना चाहती थी, आप मेरी विष्णु जी से शादी कर रहे थे, इसलिए मैं घर छोड़ के चली आई। और हरतालिका का नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि उसको सखियां हर के ले गई थी, इसलिए अच्छा। हरतालिका व्रत पड़ा। हाँ। आप ये समझिए कि पहले भी स्त्री को इस चीज के अधिकार थे कि वो अपने वर का निर्धारण कर सके, चयन कर सके। सर मेरे साथ एक समस्या है, मैं कोई सी भी बात होती है ना, उसकी प्रतिक्रिया मेरे दिमाग में जरूर आती है। और अब ये वाली जो बात है ना, इसके लिए भी मेरे मन में प्रतिक्रिया स्वरूप एक वाक्य है। वह ये है कि हम जब भी कोई एग्जाम्पल देते ना, वो 99,000 के सामने एक एग्जाम्पल देते हैं। वो प्रपोर्शन तो आज भी, वो अनुपात तो आज भी मेंटेन्ड है। अगर उस समय शिवा पार्वती को ये हक था तो आज भी बहुतों को ये हक है, लेकिन अनुपात देखिए। एक अंतर है, देखिए देखिए वैदिक कथाएं जो हैं या पौराणिक कथाएं जो हैं वो उस समय के देश काल के वातावरण के हिसाब से स्थिति को स्पष्ट करती हैं। हाँ। यहाँ पर हम सांख्यिकी अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि हमको ये सिद्ध करना है कि लड़कियों को अधिकार थे कि नहीं थे, हम तो ये कर रहे हैं कि हाँ ये चलन था, चलन था। सिर्फ इतना ही कि ये चलन था। हाँ। जैसे मैं सहमत हूँ जैसे गणेश जी हो सकता था तो आज भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसे गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में एक बार प्रथम पूज्य होने का निर्णय होना था। बिल्कुल। शिव पार्वती जो बैठ गए, उन्होंने बताया कि जो धरती का चक्कर एक बार में लगा के आया जाएगा वो प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय जी तो अपने मोर के साथ उड़ गए चक्कर लगाने के लिए, लेकिन चूहे पर गणेश जी कितना चलते हैं, कितनी तेज पहुंचते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शंकर और पार्वती के परिक्रमा कर ली और वो प्रथम पूज्य हो गए क्योंकि माँ पिता ही संसार है। अब देखिए इससे क्या व्यवस्था बनी, इससे व्यवस्था ये बनी कि भारतीय संस्कृति में पराक्रम हारता है, परिक्रमा जीतती है। अभी तक हो रहा है। आप किसी की परिक्रमा शुरू कर दो तो आपको लाभ होने लगेगा। यहाँ तक कि जीवन में जब विवाह करते हैं तब भी परिक्रमा करनी पड़ती है अग्नि की से।
हम्म। तो ये परिक्रमा इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो हाँ, तब भी, आज भी थी, मध्यकाल में भी थी, उत्तर काल में भी थी, अब कलयुग में भी है, सतयुग में भी थी। तो ये हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, इनके रूप इधर उधर कम ज्यादा हो गए हों, लेकिन है सब वैदिक हम्म। व्यवस्था। हम्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल। पात्रों से, आपके पात्रों से मिलते हैं। बिल्कुल। कौन सा, मैं कौन सा पात्र आपको प्रिय है अपनी कहानियों में? अभी जो कल की कहानी की बात की जाए तो मुझे मीठे नीम, जो मीठा नीम है वो मेरा पात्र प्रिय है। कि वह ज्यादा लंबा बड़ा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट है, और मनुष्य के जीवन, मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य के दुनिया से सामंजस्य बैठाता हुआ वह अपने औषधीय गुणों पर गर्व करता है, आत्मसम्मान है उसका। और उसके साथ साथ वो किसी समाज के, परिवार के बुजुर्ग की तरह सबकी देखभाल करता है, छांव देता है, और थोड़ा सा उसको नियंत्रण में भी रखता है। तो मैं जो पिछली कहानी के भाव में हूं, तो मुझे मीठा नीम याद आता है, जो कि मतलब मेरे मीठे मुख्य। नीम के साथ तुलसी भी तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसमें तुलसी दल को छोटा जगह दिया गया है, क्योंकि वो छोटी जगह घेर रही है, उसके साथ उतनी समस्याएं नहीं है, उसको वो रखा गया है। जो लोग हैं उसको उसको पल्लवित कर रहे हैं, तो उसको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। गुलमोहर का पेड़ क्योंकि वो बड़ी जगह घेर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। मीठा नीम जो है वो उनकी आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, इसलिए उसको उतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होने देते, तो वो उस सिलसिले में यहाँ पे है ऐसे। क्या परिकल्पना है, बहुत सुंदर। हम्म। तो पर्यावरण के आधार स्तंभ बन जाएगी कहानियां। हाँ, हाँ। अगर वनस्पतियों का और जीवों का संपर्क मिला दिया गया, या दोनों हम्म। को एक अन्योन्याश्रित बना दिया गया, तो ये बहुत हम्म। अच्छा हो जाएगा। हम्म। हमने एक कविता में लिखा था, जी। विश्व वनस्पतियों जीवों के सहजीवन का सौम्य विवर है, एक हम्म। प्रजाति यहाँ जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल। तो इसको ऐसे बनाइए कि ये सारी इम्पोर्टेंट वनस्पतियों को अपने साथ जोड़ लें, और पर्यावरण के ऊपर कहानी लिखने की बात को सिद्ध कर दे कि लिखी जा सकती है। जी। बहुत सुंदर परिकल्पना है। धन्यवाद। और क्या नया आयोजन चल रहा है? मैं आजकल एक सदीनामा पेपर है, ई पत्रिका है, दैनिक, उसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जामडोली में एक कन्या विश्वविद्यालय है, वहां पे मुझे एक बार ब्रज साहित्य में शोध पत्र पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। और एक मैंने गजल भी लिखी थी, और एक मैंने विदाई गीत भी लिखा था। कल गजल, गजल सुनाइए कविता जी। गजल, गजल के बोल मुझे ऊपर याद नीचे नहीं तो आ आधा रहे हैं। हाँ, मैं एक दो पंक्तियां हैं, मैं सुनाती हूँ। जी जी शुरुआत करती हूँ, है ना, पेश करती जी। हूँ। आज जी भर क्यों ना इस तौर से रोया जाए, आज जी भर क्यों ना इस तौर से रोया जाए, अपना दामन होने का दिल से भिगोया जाए, आज जी भर क्यों ना। ये तो मुमकिन ही नहीं आप मसीहा हो मगर, ये तो मुमकिन ही नहीं आप मसीहा हो मगर, अपने कांधे पे, अपने कांधे पे सलीब आपका ढोया जाए, अपने कांधे पे सलीब आपका ढोया जाए, आज जी भर क्यों ना। बहुत सुंदर। पंक्तियों को देखिए।
शहर के सूखते दरिया नजरअंदाज कीजिए। प्रकृति की देखिए जी क्या कह रहे हैं कि शहर के सूखते दरिया नजरअंदाज कीजिए। आग जब तक न लगे, आग जब तक न लगे, चैन से सोया राजा, जाए। तो एक प्रकृति हर जगह है। एक सेकंड लेता हूँ मैं। जी तब तक दो पंक्तियां और सुना देती हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। अपने हाथों में जो है वक्त का एक बीज, उसे अपने हाथों में जो है वक्त का एक बीज, उसे कौन काटेगा फसल, कौन काटेगा फसल भूल के बोया जाए। वाह वाह, कौन ये तो बहुत काटेगा ये फसल। शेर बहुत अच्छा। धन्यवाद। एक जी जमाने में हमने एक गजल लिखी होती थी जो आपकी इसी जी सुनाए। में है, तो मुझे याद आ गई। वो थोड़ा हाँ डिफरेंट है, बट अच्छा। लेकिन कुछ कुछ मिलते जुलते। हम्म। दिल के जख्मों का जब सिला न मिले, दिल के जख्मों का जब सिला न मिले, राह में कोई काफिला न मिले, दूर हो मंजिल तन्हा हो सफर, और हम सफर कोई भी भला न मिले, बहुत खूब। दिल में हो एक जुनू सा कोई एहसास, दिल में हो एक जुनू सा कोई एहसास, उसका पर कोई सिलसिला न मिले, सुंदर, बहुत खूब बहुत अब खूब। जिंदगी मौत से भी बदतर हो। बहुत सारी जिंदगियां ऐसी होती हैं, हम्म। जिंदगी मौत से भी बदतर हो, खुशियों का कोई गुल खिला न मिले, क्या बात है, वाह। हाँ। हर तरफ स्याह सा अंधेरा हो, हर तरफ स्याह सा अंधेरा हो, रात में भी दिया जला न मिले, वाह बहुत रेत खूब। के ढेर में, रेत के ढेर में दफन हो दिल, मौत ले आए वो बला न मिले, वाह। हम हो वीरानियों में बेबस कैद, हम हो वीरानियों में बेबस कैद, जिंदगी हो गुनाह पर मगर सजा न मिले, वाह ऐसे में कैसे फिर कोई जिए कोई, ऐसे में कैसे फिर जिए कोई, मौत का कोई फैसला न मिले। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। ये मेरा एक संकलन है गजलों का। अच्छा। हाँ वो रूही। हम्म। चलिए इसी आगे। बहाने आपसे भी गजल सुनने को मिल गई। नहीं, लिखते रहते हैं हम तो, जब भी मौका मिलता है। नहीं आप तो सर लिखते ही है, मैंने तो देखा। पहले तो मैं ना कथाकार संजीव और डॉक्टर संजीव में कंफ्यूजन था, मैंने खूब वाह ढूंढा संजीव। फिर। हाँ कथाकार संजीव की बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने पिछले साल, जी, तो उनके ऊपर एक आलेख भी लिखा था मैंने। हमारे ऊपर अब की साल लिखे रहे। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं दरअसल उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी, किताबें पढ़ी, 6-7 किताबें पढ़ी, और फिर बाद में उसके अपन जो भी पढ़ते हैं जो भी देखते हैं तो दिमाग प्रतिक्रिया तो करता ही है, आपस में चीजों को जोड़ता है, तो बस वहीं से आलेख निकल गया। नहीं, वो तो है, जब पढ़ेंगे तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया या चीज क्या मतलब विचार बनता है हमारा। बिल्कुल।
चलिए अब आगे चलते हैं। आपके पात्रों के बारे में चर्चा तो हो गई। हम्म। अब हम ये पूछते हैं कि इस समय जो लेखन विस्फोट हो रहा है, जिसको देखो लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, कोई लघु कथा लिख रहा है, कोई व्यंग्य लिख रहा है, कोई लघु व्यंग्य लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, चाहे उसकी सिर सूंड और पूंछ का पता ना हो, लेकिन कविता लिख रहा है। तो इस लिखा लिखी के दरमियान पाठक क्यों नहीं नजदीक आ रहे हैं? आपका क्या कारण है? हाँ, मैं इस बारे में अच्छा खासा उत्तर देने वाली हूँ। बात यह है कि मैंने एक समय पढ़ा था, नॉर्वे में हर तीसरे घर में एक राइटर है। हर तीसरे घर में राइटर है। जी। मतलब ये है कि अगर सब जने, बहुत सारे जने लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सबने सोचना शुरू किया है। सब शब्दों से अब खेलने लगे हैं, शब्दों के अर्थों को देखने लगे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही करने लगे हैं। मैं जब किसी कार्यक्रम में जाती हूँ और मैं वहां पे युवा को वहां पे गजल और शेर और ये सब कहते सुनती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आता है कि यही वो युवा जो रचनात्मक कार्य में लगा है, वही युवा अगर इसको ये मंच नहीं मिलता तो ये सारी ऊर्जा कहाँ जाती। ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई कुछ लिखने की कोशिश में है, अभिव्यक्ति की कोशिश में है। तो सुनेगा कौन और पढ़ेगा कौन? मेरे ख्याल से इतने सारे जने अगर लिख रहे हैं ना, तो इसके चौथाई से ही, 10वां हिस्सा से ही लोग पढ़ रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप में ही सही। एक समय, आज सुबह मैं यही बोल रही थी, मेरे पतिदेव को मैंने बताया कि कल का तो मेरा कार्यक्रम था कहानी का, और आज का इंटरव्यू क्या, बोले बड़े सेलिब्रिटी हो गई हो। तो मेरे दिमाग में यही आया कि एक समय दूरदर्शन था, दूरदर्शन के बाद प्राइवेट चैनल आए खूब सारे। तो दूरदर्शन के जो कलाकार थे ना, उनको लगा अरे ये तो इतने सारे कुकुर मुत्ते के जैसे खड़े हो गए, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हर किसी को मौका मिलने लग जाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट चैनल हो गए। अब प्राइवेट चैनल से टेक्नोलॉजी हर एक के मुट्ठी में पहुंच गया, स्मार्टफोन बन गया, और सब जने इंटरव्यू ले रहे हैं, सब जने अपनी कविताएं डाल रहे हैं, सब जने अपनी कहानियां डाल रहे हैं, सब जने लिख रहे हैं, सब जने छोटी छोटी फिल्म बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। तो हर किसी के हाथ में पहुंच गया है। तो हर किसी के अंदर का जो कलाकार था ना, वो थोड़ा सा मंझने लगा है, जो रचनाकार था ना, वो थोड़ा सा मंझने लगा है। और ये एक सामूहिक चेतना की ओर इशारा कर रहा है कि हमारे देश में लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा हाँ, जवाब। मुझे ये अच्छा लगता है कि हर कोई पढ़ने लिखने के लिए, या कुछ ही गीत गाने के लिए, नृत्य करने के लिए सही, घूमने जाने के लिए सही, वो मतलब एक रचनात्मक कार्य में जुड़ा हुआ है। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। हम सबको को लिखना पढ़ना चाहिए, हम सबको ये मौका मिलना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में आप नवोदित लेखकों के लिए क्या सुझाव या संदेश देना चाहेंगे? सुझाव और संदेश मैं तो क्या दूंगी, मगर मैं अपने आप को ये जरूर सुझाव और संदेश देती रहती हूँ कि आज कुछ लिखने के लिए दिमाग में नहीं आ रहा, आज कुछ लिखा नहीं जा रहा, ओहो ये राइटर्स ब्लॉक कितना लंबा चलेगा। राइटर्स ब्लॉक यानी कि मैं राइटर बन गई हूँ, कविता रुको, बनोगे बनोगे, इससे अच्छा कहानियां पढ़ लो, इससे अच्छा किताब पढ़ लो। और मैं किताब निकाल लेती हूँ और पढ़ने लग जाती हूँ। रोजाना की 3-4 कहानियां पढ़ती हूँ। अखबार पेपर में सब कुछ ऐसे पलटती हूँ जैसे कि ये भी कहानी और वो भी कहानी है, और वाकई कहानी है। ठीक, कहानी तो है ही। वो जो कहानियां हैं वो हमारा विचार, हमारा जो फलक विस्तृत करता है। अभी तक हमारे जो अनुभव जगत है, अनुभव जगत और ये जो मीडिया के जगत है, इसमें जो 180 डिग्री का अंतर है, वो आपको एक बहुत बड़ा फलक देगा। कल के पेपर में था कि एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मैं चाहता हूं कि आप उनकी डिलीवरी कराएं, और उसमें पत्नी की और बच्चे की मौत दिखा दें। मतलब आप समझिए कि वो व्यक्ति किस उसमें होगा, किस सोच विचार में होगा, किस स्कीम में होगा, या क्या सोच रहा होगा, या क्या परिस्थितियां होगी। यहाँ पे जो हम समाज को देखते हैं, समाज को देखते हुए हम जब परिकल्पना, इमेजिनेशन डालते हैं और वो कहानी तैयार करते हैं, तो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि रोजाना का पढ़ना, रोजाना का चिंतन करना आपको लेखन की तरह जरूर अग्रसर करेगा, और नहीं भी करेगा तो भी आपके अंदर वो जो बदलाव है वो बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप आनंदित हो उठोगे। साहित्य के लेखन और पठन के अलावा आपकी कौन कौन सी हॉबीज हैं? हाँ, व्यक्तिगत सवाल।
हाँ, प्रैक्टिकल सवाल है। मैं ना अगर इसमें न्यूमरोलॉजी की बात की जाए ना, तो मैं 7 नंबर हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है ना, मैं सोची कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी क्यों देख रही हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है ना, वो जैसा रंग होता है, जैसा पात्र होता है ना, वैसा रंग ले लेता है, वैसा आकार ले लेता है। हाँ मैं सब हाँ, मैं 4 जने आते हैं तो मेरे को कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। और किसी फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ, उसके घर की सजावट देख के तो मेरे को घर की सजावट में भी इंटरेस्ट है। मुझे ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है, मुझे बुनाई और पौधे उसमें भी इंटरेस्ट है, मेरी गार्डनिंग का बड़ा शौक है मुझे। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मैं बहुत घूमती हूँ। मेरा यात्रा वृतांत रेल मंत्रालय द्वारा सांत्वना पुरस्कार मिला था मुझे। बहुत सुंदर। मैं यात्रा वृतांत लिखती हूँ। मुझे संस्मरण का, मुझे ऐतिहासिक जगहों का जाना और वहाँ की कहानियां, पड़ा हुआ खंडहर, पड़ा हुआ पत्थर, कितनी कुछ कहानी समेटे हुए रहता है, मुझे वो खींचता है। तो अभी मैं जनवरी के प्रथम सप्ताह में मैं भोपाल गई, सांची कस्बे गई, भीम बेटकी गई, एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद ताज उल पे गई। फिर हम सतपुड़ा के जंगल गए और पचमढ़ी में हम गुप्त महादेव, बड़ा महादेव और जटाशंकर और रीछगढ़ सब जगह गए। और सब जगह मुझे दिखाई दिया कि हमारा जो भूगोल है, हमारा जो भारत है, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत किस प्रकार से जुड़ा कटा हुआ। रहा दंडकारण्य की वजह से, और किस प्रकार वहां पे जो आदिवासी जो रहे वो युगों तक, हजारों वर्षों तक वहीं पे सिमटे रहे और उन्होंने रॉक पेंटिंग की, शैल चित्र बनाए। तो मतलब चिंतन हर प्रकार के, आप देख रहे होंगे मुझे हर प्रकार का शौक है, हर प्रकार मेरी हॉबी सब में है। बहुत सुंदर। और साथ ही इस सत्र का समापन भी ठीक है। हमारा मंच की तरफ से अनुरोध होगा या कामना होगी कि फिर आपसे मुलाकात हो। तब तक आप ये अपनी सारी बिखरी हुई कहानियां समेट करके एक पुस्तकाकार रूप में उसको ला सकें। तब हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के लिए बहुत अभी बहुत आपको कॉल करने वाली हूँ। बहुत आज बहुत धन्यवाद। आज के धन्यवाद। सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मंच की तरफ से हम आपको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। मिलते हैं। नमस्कार।